हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह पहला टेस्ट सीरीज है और जो टेस्ट सीरीज है यह बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। जिस भाषा में आपको सुविधा होगी उस भाषा में आप टेस्ट को लगाएंगे। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम तक जो है यहाँ विभिन्न पब्लिकेशन के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से सही सुमेलित है। तो इसमें से आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। अगर आंसर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुमेलित है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटदा। सुरकोटदा का जो उत्खनन कार्य है ये जेपी जोशी ने 1964 में करवाया था। तो इस तरह से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन जो है ये दयाराम सहनी ने 1921 में करवाया था। उसके बाद अगर बात करें हम लोथल की, तो देखिए लोथल की जो उत्खनन है यह SR राव ने 1957 में करवाया था और SR बिष्ट ने 1990 में जो है 1990 में धौलावीरा का जो है उत्खनन करवाया था। धौलावीरा गुजरात के कहाँ है? कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चॉपर का इस्तेमाल करते थे। पुरापाषाणिक संस्कृति को मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर और साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण के बदलाव के कारण 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाणिक चरण के औजार मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, विदारक, चाकू और काटने के औजार शामिल हैं। मध्य पुरापाषाणिक औजार पपड़ी पर आधारित हैं और उच्च पुरापाषाणिक विशेषता जो है आधार की वो वेधक है और खुरेचने वाले औजार हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चॉपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, आप जो है फ़ोन को जूम कर लीजिएगा, ठीक है, फुल स्क्रीन पर कर लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए, महापाषाणकालीन अंत्येष्टि स्थल के साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा, देखिए आंध्र और उत्तरी दक्कन में लोहे का उपयोग करने वाले महापाषाणिक समुदाय ने जो नवपाषाणिक ताम्रक पाषाणिक संस्कृतियों का अनुसरण करते थे, अस्थायी कृषि का आधार प्रदान किया और इन क्षेत्रों के रूपांतरण में सहायता की। 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र के अधिकृत तटीय क्षेत्रों में उच्च उपज देने वाले धान की कृषि का आश्रय लिया गया महापाषाणिक समाधान के साक्ष्य प्रदान किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक शिल्प का विशेषीकरण है प्रारंभिक विनिमय नेटवर्क का, जिसमें कि खनिज संसाधनों का उत्तरी दक्कन में परिवहन किया जाता था और साथ ही साथ स्थिति विभेदन का भी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विष्णु के सम्मान में, यानी कि विष्णु के जो सम्मान में ऑनर में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनानी राजदूत था ये कौन था? ये था हिलोरियोडोरस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका माफ करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हिलोरियोडोरस। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरापाषाणिक स्थल नहीं था। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो सभी स्थल हैं ये पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल नहीं था, तो ये सभी के सभी जो है पुरापाषाणकालीन स्थल थे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर आपको यहाँ से चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है ये आपको क्या मिला था। तो मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार, देवी माँ की मृण मूर्तियाँ, पशुपति महादेव का मोहर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मिलान क्या हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद चनहुजड़ो से मनका बनाने का कारखाना, गढ़ी विहीन नगर, कांसे की खिलौना गाड़ी, ये सभी प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा यहाँ पर आप 3 मनका बनाने का कारखाना। उसके बाद रंगपुर की बात करें तो यहाँ से बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी मिली है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। और हड़प्पा से जो है ये क्या मिला है? तो हड़प्पा से बैलगाड़ी, मानव शरीर की रचना की बलुआ पत्थर की मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नृवंश विज्ञान संबंधित है। यहाँ आप अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी डील्स विथ
तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, तो दोहरी अंत्येष्टि के जो साक्ष्य है ये प्राप्त किए जाते हैं लोथल में, ठीक है, लोथल में किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से स्त्री और पुरुष के दोहरे समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि सती प्रथा जैसी ऐसी कुछ प्रथा होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में जो है क्या है, चिकित्सा है, तो देखिए चिकित्सा हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो स्त्रोत है प्रार्थना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर से मिलान हो जाएगा। यजुर्वेद में अनुष्ठान है और यज्ञ संबंधी प्रक्रिया है, तो ये मिलान करेगा 2 से, यजुर्वेद 2 से करेगा। और सामवेद जो है ये संस्कृत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो देखिए गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण ये कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। इनकी मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध था, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी, अब इसको क्या कहा जाता है वर्तमान में, इसको रावी नदी के जो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान दिया गया है, ने, फिर खाली स्थान दिया गया है, में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने और कब जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कुमार गुप्त ने किया था 427 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है। जैन धर्म में समानता जो नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आत्मा का दमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा का दमन जो है यह जो है दोनों में समान नहीं है। जहाँ गौतम बुद्ध जो है मध्यम मार्ग की पुष्टि करते हैं, वहीं महावीर जी का मानना था कि जो है कठिन तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से थी, दोनों आस्था और कर्म में विश्वास करते थे, दोनों की आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि थी, दोनों की स्थापना उत्तर भारत के क्षत्रिय ने की थी, दोनों विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों की अनुगमन नहीं करते थे, और इस प्रकार वो महंगे धर्म नहीं थे, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता था। तो कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता था तेनकरई नाडु कहा जाता था। तो देखिए तेनकरई नाडु है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कावेरी के उत्तर की भूमि को वडकरई नाडु के नाम से जाना जाता था। वडकरई नाडु के नाम से जाना जाता था उत्तर की भूमि को, ठीक है, और दक्षिण की फैले भूमि को तेनकरई नाडु कहा जाता था। गौतम बुद्ध की माता का संबंध था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। इनके माता जो थी उनका नाम क्या था, ये फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे। और ये जो संबंधित थी कोलिय वंश से थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनके पिता जो थे सुधोधन, ये कपिल वस्तु के गणतांत्रिक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो प्रतिमा स्थापित की गई थी गोमतेश्वर की, ये किसने किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स चामुंड राय ने। देखिए गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है 60 फीट ऊंची मूर्ति है। ध्यान रखेंगे कर्नाटक के हासन जिले में है, श्रवणबेल गोला की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर चामुंड राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही काल अनुक्रमिक क्रम है। ये क्रम बताना है आपको, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो सही क्रम इसमें से हो जाएगा हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और अंत में कुषाण। तो सही क्रम जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अंग्रेजी में भी दिया हुआ है प्रश्न, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो जो लोग अंग्रेजी के हैं वो अंग्रेजी में प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक, हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये आपको पता है फ्रेंड्स कि कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। बाकी बौद्ध संगति दूसरी जो है यह वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है यह कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म है। तो फ्रेंड्स ये जो धर्म है ये धर्म है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न जैसे धर्म में 3 रत्न है, ठीक है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म में 3 रत्न है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है ये किया था किसने, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गोसाल मखली पुत्र ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 नंबर कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान कहलाता है ये कहलाता है, क्या कहलाता है, कैवल्य कहलाता है। और 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर कैवल्य हो जाएगा। देखिए कैवल्य यहाँ भी अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। तो ये स्तूप स्थल जो है ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, सांची। दरअसल सांची का स्तूप का जो निर्माण है ये अशोक ने करवाया था। क्लियर। कुशीनगर का जो है वहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया हुआ था, तो ये संबंधित है। सारनाथ का जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये भी संबंधित है। और बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सांची का स्तूप जो है यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध की सारथी कौन था। तो देखिए बुद्ध का जो सारथी था वो चन्न था। चन्न जो था सिद्धार्थ का, यानी कि गौतम बुद्ध का राजकुमार सिद्धार्थ का शाही सेवक और प्रमुख सारथी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्यादवाद संबंधित है, तो स्यादवाद जो है यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। याद रखेंगे स्यादवाद इज रिलेटेड टू जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये था हेन स्वांग। हेन स्वांग जो आया था ये कब आया था, तो देखेंगे फ्रेंड्स हेन स्वांग जो आया था ये किसके समय में आया था। तो हेन स्वांग जो आया था ये हर्षवर्धन के समय में आया था। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेन स्वांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक का ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो पढ़ा गया था ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की वेसर शैली विकसित की थी। तो मंदिर निर्माण की जो वेसर शैली थी, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, तो ये किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये जो वास्तुकला की शैली थी इसको शुरू किया था चालुक्यों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और चालुक्यों ने मंदिर निर्माण की वेसर शैली को तो विकसित की, जो कि राष्ट्रकूट और होयसल जो थे, होयसल यहाँ मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रकूट और होयसल के अंतर्गत अपने ये चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था ये वास्तुकला, जिसका नाम है आपका वेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुद्रा राक्षस लिखा था किसने। तो मुद्रा राक्षस को लिखा है किसने, विशाख दत्त ने। संस्कृत भाषा में यह नाटक है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, तो राइट आंसर विशाख दत्त हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स यह जो विभाजित है यह टोटल 15 अधिकरणों में विभाजित है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि देखिए अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के अभिलेख में जो है भाषा थी प्राकृत भाषा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर के कलिंग युद्ध के भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का जो शिलालेख है ये है 13वां शिलालेख। ठीक है, ध्यान रखेंगे 13वां शिलालेख। तो राइट आंसर इसका 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका और किनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विष्टि पर प्रतिबंध। ठीक है, देखिए सातवाहन काल में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था। सातवाहन अभिलेखों के अनुसार कई घटनाओं में सेना के प्रवेश, प्रशासनिक नियंत्रण और राज्य के अधिकारों द्वारा नमक के खनन पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन विष्टि पर जो है प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा जो है शिलालेख जल कर का विवरण देता है, जल कर यानी कि वाटर टैक्स का जो है विवरण देता है। तो ये है फ्रेंड्स, गढ़वाल क्षेत्र में राजा द्वारा कई कर लगाए गए थे। गढ़वाल अभिलेख के अनुसार जल कर उनमें से एक था। जयचंद इस वंश का जो है गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। तो राइट आंसर ये गढ़वाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग कौन था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। ठीक है, और जटिल राजनीतिक जीवन से कौटिल्य ने 7 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों को राज्य कारक के रूप में चुना जो एक साथ राज्य शक्ति का गठन करते हैं। 7 तत्व हैं स्वामी शासक, अमात्य मंत्री, जनपद क्षेत्र और जनसंख्या, दुर्ग, किला। उसके बाद बात करते हैं तो कोष खजाना, दंड राज्य की अपीड़क शक्ति और मित्र सहयोगी राज्य का गठन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां है ये, मित्र और सहयोगी ये राज्य का गठन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये किसके समकालीन थे आर्यभट्ट, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था। तो ये तक्षशिला पर में जो विद्रोह हुआ था, पहले जो है बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था, लेकिन बाद में फिर इसने अशोक को भेजा था और अशोक जो है इस विद्रोह को दबाने में सफल भी हो गया था। बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आजीवक थे। कौन थे, आजीवक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है यह है मालवा और जौनपुर का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मालवा और जौनपुर। मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। तो ये जो लगाया जाने वाला कर था, ये उदक भाग, ये किससे संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए मौर्य काल के दौरान जब पूरी तरह से सिंचाई का महत्व महसूस किया गया तो किसानों को सिंचाई भूमि पर अधिक कर देना पड़ता था, जिसे कि उदक भाग के नाम से जाना जाता था। उदक भाग, ठीक है, तो ये सिंचाई कर था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं इसमें से आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर जो देखिए लौरिया नंदनगढ़ का जो है यह अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह न कि वृषभ है। क्या है, सिंह है यहाँ पर, वृषभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है अन्य स्तंभों की तुलना में शासकों द्वारा अच्छी सामग्री से बनवाया गया था और ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण जिला में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत, तो ये पता है आपको मेगास्थनीज था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी। अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली को इस नाम से भी जाना जाता था। तो तोसली को जाना जाता था धौली के नाम से। ठीक है, धौली के नाम से भी इसको जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देंगे
और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट जो है मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आऊँगा। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास वैसे सभी स्टूडेंट्स गरीब ही होते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत लोग तो पॉकेट मनी अपना एक्स्ट्रा बचा करके वो लोग सेट खरीदते हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये डेडिकेटेड चैनल है। किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए यह डेडिकेटेड चैनल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो भूमि से संबंधित इसमें पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, उपरोक्त जितने भी दिए गए हैं सभी भूमि से संबंधित हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कडफिसेस का पुत्र था? तो बिम कडफिसेस जो था यह कुजुल कडफिसेस का पुत्र था और यह जो शासक बना था। ठीक है, बिम कडफिसेस के बाद जो है कनिष्क शासक बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर था? कुषाण वंश का था कुजुल कडफिसेस, ध्यान रखेंगे, और बिम कडफिसेस। तो राइट आंसर जो है इसका, इस प्रश्न का 46 का हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, और प्रतिष्ठान जो थी, याद रखेंगे, सातवाहन वंश जो था उसी की राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स सिमुक ने किया था, ध्यान रखेंगे, किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है 47 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो फ्रेंड्स ये जो मिलती है, यह मिलते हैं मृक्ष कटिकम में। मृक्ष कटिकम जो है यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में यह लिखी गई है, नाट्य शास्त्र है। मालविकाग्निमित्रम जो लिखी गई है यह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। रत्नावली जो लिखी गई है, रत्नावली, नागानंद, ये सब जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मतविलास प्रहसन नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक को जो है लिखा है, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इन्हीं के दरबार में जो है डांडी रहते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त काल में श्रेणियों में प्रमुख संस्थाओं का गठन किया गया था। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में। ठीक है, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था, तो वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्योगों में। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, की सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो ये गुप्त सम्राट जो था इसका नाम कुमारगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में। तो देखिए, अपरहत शब्द का प्रयोग जो है अकृष्ट वन भूमि के लिए किया जाता था। गुप्त काल में भूमि को देखिए अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया था। कृषि भूमि जो थी उसको क्षेत्र कहा जाता था, बंजर भूमि को खिल कहा जाता था, खिल। ठीक है, बंजर भूमि को खिल कहा जाता था। उसके बाद जंगल या वन की जो भूमि थी उसको अपरहत कहा जाता था, और वास योग्य भूमि जो रहने वाली थी उसको वस्ती कहा जाता था। चारागाह भूमि को गप्त सराह कहा जाता था, गप्त सराह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, में उल्लिखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण में मार्ग का प्रतिनिधित्व किया था? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिष्ठान और तगर। ठीक है, प्रतिष्ठान और तगर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, कि हेनस्वांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स किसके साम्राज्य में? नरसिंह वर्मन प्रथम के साम्राज्य में। ठीक है, हेनस्वांग जो आया था दरअसल ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसने जो है यात्रा किया था किस पल्लव के शासनकाल में? तो ये कांचीपुरम का यात्रा किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पर,
और देखिए उसके नाम पर जो है महाबलीपुरम नाम रखा गया था। किसके नाम पर? तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक जो है दक्षिण भारत में शासन करने वाला पल्लव शासक था, और उसने महामल के रूप में भी उसे जाना जाता था, और उसके नाम पर ही महामलपुरम का नाम जो है कांचीपुरम रखा गया था। किसके नाम पर? नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स ये जो येहोल है, येहोल का अभिलेख जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था ये किस काल में हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, मिलान करना है। मिलान करके आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जो हो जाएगा फाइयान। फाइयान मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था भारत के संबंध में, उनका अवलोकन तो कोई इसका नहीं था। अल बरूनी, ये भारत के इतिहास को कोई समझ नहीं थी, भारतीयों को कोई इतिहास की समझ नहीं थी। हेन्सवांग, भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता और व्यवहार करते थे निष्पक्षता का, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है इसमें से? तो देखिए इसमें से सत्य जो है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये जो बिल्कुल सत्य दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था फ्रेंड्स, क्या कहा जाता था? ये रुपया कहा जाता था, और ठीक है, और सोना का सिक्का जो था उसको दिनार कहा जाता था। दोनों को आप याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए एक तरफ जो है दर्शन दिया गया, उसके तरफ प्रतिपादक दिया गया है, तो इसमें से पूछा गया सुमेलित है, तो सुमेलित जो है इसमें से ऑप्शन नंबर डी है, पूर्व मीमांस जैमिनी इसके प्रतिपादक थे। क्लियर। अगर हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय के कनाद नहीं थे, न्याय दर्शन के गौतम थे, सांख्य के कपिल थे, योग के पतंजलि थे, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूहमा कहता था? रूहमा कहता था, कौन सा अरब यात्री? तो ये अरब यात्री जो था ये कौन था? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुलेमान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुलेमान एक अरबी व्यापारी था, वह 850 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर था, तो सूर्यवर्मन के शासनकाल में जो बनाया गया था, यह बनाया गया था मंदिर अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करिए और सही जो है कूट से चयन करना है इसका। तो देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर वंश दिया गया है, और शायद दूसरी तरफ इनका जो क्षेत्र है वो दिया गया है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। देखिए गढ़वाल का जो है ये क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्नौज। अगर हम बात करते हैं चौहान का, तो ये अजमेर हो जाएगा, और चालुक्य का बात करें तो गुजरात हो जाएगा, और चंदेल जो थे ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी मिला लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर कि बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है। तो देखिए विनय पिटक में जो दिया गया है, भिक्षुओं को मठवासी जीवन विनियमित करने का नियम इसमें दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 पिटक हैं, कौन कौन से पिटक हैं? तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर तो आपको मिलेगा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्य पिटक, तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो सूर्य मंदिर बनवाया गया था कोणार्क का, यह बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनवाया गया था पूर्वी गंग वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसको बनवाया किसने था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसको जो है 1984 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो मौखरी जो थे ये शासक थे गया के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत में वह स्थान जहां पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेलन घाटी में।
बेलन घाटी में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो कर्क रेखा के निकट जो स्थित है यह गुजरात में है, और गुजरात में जो ये फ्रेंड्स यह धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में जो है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के साक्ष्य मिला है या मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 69 का करेक्ट आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा वारियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सूची मिलान करना है यहाँ पर। कालीबंगा जो है यह किस नदी के तट पर है। तो कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। चनहुदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। देखिए प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी को जाना जाता था किस नाम से। तो ये जाना जाता था अस्किनी नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अस्कनी या इस्कमती, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं पुरुषनी को जो है ये पुरुषनी कहा जाता है किस नदी को, रावी नदी को। और यहाँ पर देखिए सुतरुद्री जो है ये कहा जाता है सतलज को, और यहाँ पर वितस्ता जो है झेलम को कहा जाता है। ठीक है, वितस्ता झेलम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सही सुमेलित है इसमें से। तो इसमें से जो सही सुमेलित दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भिक्षु संघ में शामिल होने वाले लोगों को कहा जाता था। भिक्षु जो है यह वे व्यक्ति थे जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख, तो यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय और भगवती सूत्र में है। ठीक है, तो इसका ए और डी हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें से हरेंक वंश हो जाएगा। हरेंक वंश के बाद फिर हो जाएगा आपका कौन सा वंश, नंद वंश हो जाएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। तो 4, 1, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4, 1, 3, 2 ऑप्शन में आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 4, 2 अवंती हो जाएगा, फिर मत्स्य हो जाएगा, कौशल हो जाएगा और फिर मगध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महिलाओं के अधीक्षण जो है कार्यभार सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, इथि झाका। ठीक है, ये महामत होता था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोकों ने राजनयिक मिशन भेजा था। तो ये यूनानी राजा कौन नहीं था। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसेडोनिया का जेरकेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाकी यहाँ पर देखिए एंटुकिस था सीरिया का, उसके बाद मिस्र का टोलमी भी था, मैसेडोनिया का भी ये जो एंटीगोनस था ये भी था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तोलकपियम। ठीक है, तोलकपियम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था। तो ये किसको जाना जाता था, ये जाना जाता था कोरवई को। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो दीपवंश है और आप यहाँ पर देख सकते हैं महावंश, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्तों की शाही मोहर का प्रतीक चिन्ह था, तो ये होता था गरुड़। ठीक है, ये वैष्णव के उपासक थे, तो गरुड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा ने के शासन काल में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है कि पशुपति की मोहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है कि किसे दक्षिण का मीरा कहा जाता है? तो दक्षिण का मीरा जो है ये कहा जाता है अंडाल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 के अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एकदम सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित जो है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से सही सुमेलित जो दिया गया है ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर जो है ये गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, दधेरी जो है ये दधेरी पंजाब में है, जम्मू में नहीं है। राखीगढ़ी जो है ये राखीगढ़ी हरियाणा में आता है। उसके बाद चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो सिंध में आता है, सिंध में। तो ये मिलान है ऑप्शन नंबर बी राइट। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ शिलालेख दिया गया है या अभिलेख और दूसरी तरफ उसकी सामग्री दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा जो है इसमें महंगे समारोह की निंदा की गई है। उसके बाद देखिएगा कि बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में जो आया था ये कौन आया था? तो यह डायमेकस आया था, डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये जो था एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया दूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखिए अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है यह प्रारंभ हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? थेर पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? देखिए महावीर के 11 शिष्य थे उन जिनमें कि गणधर के रूप में, ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ गंधर के रूप में, गंधर्व कहिए या गंधर कह लीजिए, रूप में इनको जाना जाता था। आर्य सुधर्मा महावीर के बाद जीवित रहने वाला एकमात्र गंधर थे और जैन समाज के पहले थेर बने थे, मुख्य उपदेशक बने थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्य सुधर्मा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता था नगद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर। उसके बाद 92 नंबर देखिए, कुलहुआ के स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो ये पशु जो है यह है एकल सिंह। ठीक है, देखिए सम्राट अशोक ने कुलहुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह एकल सिंह। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित इसमें से है? तो इसमें से सुमेलित आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसमें से सुमेलित मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श जो था यह बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्रज की, तो व्रज ज्ञान से संबंधित था। अभय जो था, अभय हो जाएगा आपका निर्भयता से। ध्यान जो था यह हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान हो जाएगा ध्यान से, और वज्र जो है ये ज्ञान से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य तीन का समकालीन नहीं था? तो समकालीन इसमें से जो नहीं था यह मिलिंद नहीं था, ऑप्शन नंबर डी अन्य तीन का समकालीन नहीं था। बाकी देखिए प्रसेनजीत, बिंबिसार और गौतम बुद्ध ये तीनों समकालीन थे। देखिए स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो स्थूलभद्र जो थे यह संबंधित थे श्वेतांबर से। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर जो थे तो ये श्वेतांबर से संबंधित थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है कि राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स इसको जो शुरू किया था, इसको किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हेन स्वांग की यात्रा के दौरान
नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो उस समय जो थे ये शीलभद्र थे। ठीक है, कौन थे? शीलभद्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुलपति शीलभद्र थे। देखिए वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किया जाता था। तो अघन्य का प्रयोग जो किया जाता था इसका मतलब होता है कि जिनको मारने योग्य नहीं था उनको अघन्य कहा जाता था, और मारने योग्य जो थे गाय नहीं था उस समय। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर देखिएगा कि चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो श्रीलंका पर विजय जो है 1018 ईस्वी में राजेंद्र ने जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। पहले राज प्रथम ने केवल इसके आधा हिस्सा ही जीता था और राजेंद्र ने जो है पूरा विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये राजेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। उसके बाद देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है फ्रेंड्स यह है किस पर? तो यह दर्शन पर आधारित है। यह जो है उत्तर वैदिक कालीन हिंदू के दर्शन संस्कृत ग्रंथ है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था यह नंदीवर्धन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है भाब्रू के शिलालेख में। भाब्रू का शिलालेख ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसी भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने जो है अपने आप को मगध का राजा भी घोषित किया हुआ है। एलोरा में चट्टानों में काट करके बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के। निम्नलिखित में से कौन पहला हूण राजा कौन था? तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोरामन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स अशोक का जो नाम का उल्लेख किया गया है ये किया गया है मस्की अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो ये 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा कि गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। गोत्र शब्द जो है ये पहली बार मिलता है। तो ये मिलता है फ्रेंड्स ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गोत्र जो है इसका आशय था गौशाला से था। ठीक है, परिवार वंश और परिजन का विशिष्ट अर्थ अपेक्षाकृत अधिक हाल का है, ये जो है नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? तो ये हो जाएगा कुल यानी कि परिवार, उसके बाद ग्राम गांव, विश्व माने कबीला, जन मतलब लोग, और राष्ट्र मतलब देश। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3 5 में जो क्रम बताया हूँ वो हो जाएगा। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे नकीरर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नकीरर थे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मदुरई निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करता था मदुरई। 113 नंबर देखिए कि पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि जो है यह धारण किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपको समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्न उत्तर रूप में है? तो ये धार्मिक ग्रंथ जो है ये धार्मिक ग्रंथ है अभिधम्ब पीठक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिधम्ब पीठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए भाष्य जो है यह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है व्याकरण से। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह भारतीय व्याकरणविद पाणिनि द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। महाभाष्य जिसका श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। पाणिनि के ग्रंथ से संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर एक टीका है। यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। ध्यान रखिएगा किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था। तो यह है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से यह मिला है, भीतरी स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका या किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? तो देखिए नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये जो है हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्ष चरित्रम जो है ये वानभट्ट ने लिखा हुआ है। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कालिदास के अनुसार किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो ये ग्रंथ जो है
यह ग्रंथ कौन सा है? यह ग्रंथ है कुमार संभव। कुमार संभव कालिदास की एक कविता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बाकी सभी देख रहे हैं ये सभी कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित था? तो ये जो पातिमोक्ष था यह संबंधित था अनुशासन से। किससे? अनुशासन से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 120 नंबर। 120 नंबर है कि भारत के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में धम्मकोश शब्द द्योतक है। तो ये जो द्योतक है यह है धर्म के माध्यम से विजय का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति से जो संबंधित है यह समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मध्य पाषाणिक युग में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें से एक एक करके सभी कथन को पढ़ लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित था। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरसेन। ठीक है, वीरसेन। बाकी अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो नवरत्न थे ये कौन कौन थे? तो अमर सिंह थे, धनवंतरी थे, बराह मिहिर, वर रुचि, घटकर्ण, उसके बाद बेल भट्ट, शंकु, ये सभी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि यहाँ राजधानी महाजनपद की दी गई है, पूछा गया कि गलत विकल्प का पहचान करें। तो देखिए इसमें से सही आंसर जो दिया गया है ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोसल की राजधानी जो थी ये श्रावस्ती थी। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों को ही दर्शाते थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है संबंधित नहीं है गुप्त कला से की चित्रकला से। हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो इसमें से सही कथन जो है आपका अगर देखा जाए तो ए सही दिया गया है, बी सही दिया गया है और डी भी सही दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजतांत्रिक राज्य था? तो ये राजतांत्रिक राज्य जो था फ्रेंड्स, इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मगध। मगध जो था अंग, अवंती, चेदी, काशी, कोसल, गंधार, मगध, मत्स्य, सुरसेन, वत्स, ये सभी महाजनपद जो थे राजतंत्रात्मिक थे। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था? तो सर्वोच्च देवता जो माना जाता था यह किसको माना जाता था? तो यह माना जाता था प्रजापति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास क्या था? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पोरस और सिकंदर के युद्ध जो है यह वितस्ता नदी झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कनौज स्थानांतरित किया था? तो फ्रेंड्स इसने जो है अपनी राजधानी को थानेसर से जो है स्थानांतरित किया था, कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था? तो नास्तिक माना जाता है अगर बात करें तो नंद वंश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नास्तिक का मतलब होता है अधार्मिक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने नहरों और शहर सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था महापद्मनंद ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद ने।
उसके बाद देखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कालिदास का। ध्यान रखेंगे, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का इतिहास जानने का एक शक्तिशाली साधन है और इसकी जो रचना है एहोल अभिलेख की रवि कीर्ति ने की थी और इसमें कालिदास के नाम का उल्लेख है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो हर्ष ने जो किया था ये किया था कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज में किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है छठा शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें मंत्री परिषद और पुलिसानी और प्रतिवेदक यानी कि पत्रकार जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है कि भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही अवलोकन नहीं है। तो इसमें से देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसमें से विकल्प जो है ये बी जो है गलत दिया गया है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकाल पड़ते थे भारत में अक्सर, ये गलत है। प्रचुर मात्रा में वर्षा और कम से कम 2 मौसम में एक से सुनिश्चित फसल और फसलों का जो था कंदमूल भी, ये सब प्रचुर मात्रा में वहाँ मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संदर्भ में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही अवलोकन नहीं है। तो ये बता दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 140 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बुद्ध की मूर्ति का हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। हेलेनिस्टिक विशेषताओं के तर्ज पर जो है ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखिए मथुरा शैली जो है या बुद्ध की मूर्तियाँ पहले की यक्ष मूर्ति की तर्ज पर थी, न कि बुद्ध की मूर्तियों की हेलेनिस्टिक विशेषता पर तर्ज पर थी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साकल, ठीक है, साकल हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा कि महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है। तो जो भविष्य के बुद्ध हैं ये कौन है। तो फ्रेंड्स ये हैं मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। तो फ्रेंड्स ये जो भाषा बोलते थे ये प्राकृत बोलते थे। निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है तमिल काव्य का ओडिसियस जो है ये माना जाता है मणिक मेलाई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मणिक मेलाई, ठीक है। और मणिक मेलाई जो है यह शीतलई सतनार द्वारा जो है लिखित महाकाव्य शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी है और तमिल भाषा का ओडिसस मानी जाती है। उसके बाद देखिए अंजीरा तोगाव निदोवेरी खाली स्थान दिया गया है, क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है। तो ये जो स्थल हैं ये हैं बलूचिस्तान के। देखिए वारियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो वारियर शब्द का प्रयोग जो किया जाता था यह किया जाता था कर संग्रहकर्ता के लिए। तो कर संग्रहकर्ता देखिए कहाँ पर दिया गया है, कर संग्राहक के लिए। उसके बाद देखिएगा कि चित्रित धूसर मृदबांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो सही विकल्प दिया गया है ये दिया गया है यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान पाया गया था, ये सही दिया गया है। उसके बाद बात करें तो PGW उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों से पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीना था। तो यह पल्लव शासक जो था यह नरसिंहवर्मन प्रथम था। उसके बाद कि सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया। तो यह वंश जो था यह वंश था कदम वंश, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के सेट का, ये हिस्ट्री स्पेशल था। देखिए दक्षिण के राज्यों में उलुक राजस्व का एक स्रोत होता था, इसका अर्थ क्या होता था उल्को का। उल्को का जो अर्थ होता था यह होता था फ्रेंड्स पथकर, ठीक है, पथकर होता था। सेट कैसा लगा है बताइएगा। रेगुलर आपको सेट मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।